मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले तो इसका फार्मूला जानो कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल नाम से पता चल रहा है। पोटेंशियल पोटेंशियल मीन्स होता है कि वह एनर्जी जो किसी की, इसको ऐसे समझो पोजीशन से आया हुआ वर्ड है, ठीक है। किससे आया है? पोजीशन से। आप कहते हो ये इसमें पोजीशन का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो कि अगर, हाँ, ये पोजीशन से आया हुआ वर्ड है जो डिपेंड करता है किस पे? पोटेंशियल पर है। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का ये मतलब होता है कि जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और कोई पार्टिकल, अब इसमें क्या होगा? चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, चारों दिशाओं में होती है, आपको पता है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब यहाँ पे कोई भी अगर सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। तो और इससे थोड़ी सी दूरी पर, मान लिया आपने, सपोज कर लो 2 मीटर की दूरी पर एक और चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर पहले वाले पार्टिकल पर चार्ज ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू सेकंड। ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। समझ में आया? पोटेंशियल मतलब पोजीशन पे। अब एक और इसका एग्जांपल ले लो समझाने के लिए कि आपने 10 मीटर की ऊंचाई से ही, सपोज कर लो 10 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से आपने कोई स्टोन ड्रॉप किया और इसी जगह पे आपने 15 मीटर से ड्रॉप किया, ठीक है। तो 15 मीटर वाले का फोर्स जो होगा, जो किसी नीचे को अगर लगेगा किसी पर्सन को, तो जो 15 मीटर से फेंकेगा, अगर मास सेम है, कंडीशंस है, मास अगर सेम है, तो 15 मीटर वाले की ऊंचाई से जो फेंका गया है वो स्टोन उसको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा या हर्ट करेगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। क्या? तो ये आप कैसे कहते हैं? तो ये देखिए mgh से हाइट पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मास पर होता है। मास ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या होता है ये। देखो, तो मैंने बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही आपका वर्क डन होगा। जैसे ये बात क्या हुई? कहते समझो, जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है उसके पास 20 जूल एनर्जी है और उसने कुछ काम किया और एनर्जी बची कितना? 15 जूल। तो कितना काम किया? 5 जूल काम किया। दिख ही रहा साफ साफ कि 20 पहले से थी और 15 बची हुई है। इट मीन्स कि वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? जैसे इसका एक और एग्जांपल लूँ, डेली लाइफ का एग्जांपल लो। तो ऐसे सपोज करो आप बाइक से आ रहे हो, 5 लीटर पेट्रोल है, स्कूल आने के बाद आपके पास 3 लीटर बचा, तो कितने लीटर का वर्क हुआ? 2 लीटर का, ठीक है। चेंज इन जितना चेंज हुआ उतना ही आप वर्क कर पाओगे। तो ये आसानी से बात समझ में आने वाली है, समझ में आई हो, सबको आ गई होगी। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो भेजा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे डेल्टा वी से मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से नहीं है। अब हम इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो मैंने बताया इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से लिमिट करेंगे? आप कोई भी लगा लो, x1 से x2 कर लिया। FC का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, x मतलब वो कितना टाइम तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे और इंटीग्रेशन सबको आता होगा, नहीं आता है तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। होता क्या है, अगर ये f रखा गया है तो f का जो भी वैल्यू रखी होगी, मान लिया 2x है f की वैल्यू, तो ऐसे रखोगे 2x, ठीक है। और लिमिट उसने कहा कि 2 to 4 है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 2 कांस्टेंट, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर कर लिया, x ऐसे रखा, ठीक है। अब यहाँ लिमिट को एंट्री किया 2 to 4। अब अपर लिमिट पहले एक बार 4 रखोगे, फिर एक बार 2 रखोगे, 4 - 2। इसको मैं अगले ही इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में समझा रहा हूँ, बहुत ईजी, सबको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए दिखा दिया हुआ है f बराबर 2x, एक्ट v एट x इज इक्वल टू 1 इज 10 जूल। एक फोर्स 2x है जो कि एक v पॉइंट पर एक्ट हो रहा है और जिसकी x डिस्टेंस कितनी है? 1 है, 10 जूल का काम कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बताना है x2 पर। देखो तो रख दिया डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस फार्मूला अभी बताया, f की वैल्यू पुट कर दिया 2x dx। लिमिट कहाँ से चढ़ानी? x1 से x2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 1 to 2 है, 1 to 2, 1 to 2। तो जहाँ भी मैंने जहाँ x1 x2 बताया था, आप वहाँ पे 1 to 2 लिमिट क्या करोगे? पुट कर दोगे। बहुत आसान सा, इसको समझ लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। 2 बार 3 बार करके देखो तो आसानी से आ जाएगा, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो डेल्टा वी, अब देखो वर्क डन उसने कितना किया है? 10 जूल का किया है। तो फाइनल वर्क डन तो वी एफ कर लिया -10, है ना, चेंज होता है ना,
फाइनल चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना किया 10, फाइनल हमें निकालना है, तो वी एफ माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखो इंटीग्रेशन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स का बेटा हमने हमेशा बताया है कि एक फार्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, n क्या होगा, जो इसकी पावर होगी, नहीं होगी तो 1 सपोज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो उसी हिसाब से इसने इंटीग्रेशन कर दिया है, जो कि कितना आया है एक्स स्क्वायर बाई 2, कितना आया है एक्स स्क्वायर बाई 2 आया है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर दिया और लिमिट रख दिया, एक्स की जगह पे एक बार 4 रखोगे तो और 2 से 2 क्या हो जाएगा, लिमिट कैंसिल करोगे तो एक बार कितना रखोगे 2 रखोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4/2 माइनस 1 रखोगे तो 1/2, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल कितना आ गया 13 जूल, यानी कि फाइनल जो वर्क डन हुआ वो 13 जूल, इनिशियल वर्क डन था वो 10 जूल, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फिर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द, देखो ग्रेविटेशनल हम देखते हैं कि न्यूटन ने इसकी डिस्कवर किया था कि क्यों कोई भी चीज़ गिरने के बाद नीचे की तरफ ही आती है। ठीक है, तो इसीलिए आती है क्योंकि उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो हमेशा किस तरफ लगता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर सभी चीज़ों को आकर्षित करती है। समझ में आ गई बात, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर सभी चीज़ों को आकर्षित करती है। तो ये हो गया फार्मूला। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख के दिखाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स किस में होगा, 1 देख रहे हो 1 वाले में इसकी हाइट कुछ है, फिर 3 वाले में होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होगा, मैंने बताया ना जितनी हाइट ज़्यादा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, और उतना ही जो हर्ट करने का जो उसका फोर्स होगा वो भी उतना ही ज़्यादा लगेगा अगर दोनों का मास सेम है तो। ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि एक मान लो 2 मान लो तब तो फिर तो ये वाला ही करेगा, फिर तो निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मास सेम है तो वो हाइट पे डिपेंड करेगा। तो एच हो गया। आप देखो सबसे कम किसका होगा, 2 वाले का, देखो लिख दिया, सबसे ज़्यादा 1 वाले का, फिर 3 वाले का, फिर 2 वाले का। ये समझ लो ना क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो किसको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्यों जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है उसको अपनी तरफ क्या करती जाएगी, अट्रैक्ट करती जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है बेटा, ये होती है साम्यावस्था की कंडीशन। साम्यावस्था कब होता है, जब नेट फोर्सेस किसी भी बॉडी पर लग रहा हो और उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। ये एक बॉक्स है, 2 न्यूटन इधर भी लगाइए, 2 न्यूटन इधर भी लगाइए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 न्यूटन, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, चलिए ठीक, अब देखो क्या है, हाँ एफ नेट इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइप देखो, पहला होता है 3 टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल। देखो स्टेबल में क्या होता है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, नेट फोर्स 0 हो गया तो यानी कि जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। मैंने बताया कि नेट फोर्स 0 होने के लिए कंडीशन है कि दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जितना काम कर रहे हो वो वर्क डन के अगर बराबर आ गया है तो आपका नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला निकलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी। अब ये छोटे अमाउंट के लिए लिया, स्मॉल वर्क लिया है तो इसलिए डी यू कर लिया है, पूरा लोगे तो डेल्टा कर लेना। ठीक है, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब एफ की वैल्यू क्या है, वर्क की फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, वही पुट किया है, कंफ्यूज मत होइएगा, एफ इंटू सी। सी क्या लिखा है, क्योंकि वर्क डन कंजर्वेटिव है तो फोर्स भी कहता हो कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। एफ को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए तो डी यू बाई डी एक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिर है बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स से आपको जान लीजिए कि एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, 2 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद स्प्रिंग फोर्स ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग व्हेन कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड बाय अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये फार्मूला पहले याद कर लो, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो हाफ एम वी स्क्वायर तरीके से कुछ मिलता है लेकिन दोनों में चेंज है। एक के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स क्या है, इलोंगेशन है या कंप्रेस्ड है। इलोंगेशन कंप्रेस्ड क्या होता है, सपोज करो ये स्प्रिंग है और इसको हमने इस तरफ फोर्स लगाया, इस तरफ लगाया, खींचा, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हुआ, अब इसकी अब ये ऐसे कुछ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये इलोंगेशन हो गया। कंप्रेशन क्या हो गया, अब समझ लो इसी को हमने क्या किया, दोनों साइड से फोर्स लगा दिया, इधर से भी और इधर से भी, तो अब ये स्प्रिंग देखो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया कंप्रेशन, संपीड़न हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है विरलन, मतलब कि इलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स
स्क्वायर। अब ये देखिए बाई फिगर हम लोग देखते हैं, देखो ये एक्स पहले थी, फिर हमने इसको क्या किया, देखो बिल्कुल जो भी आपको बताया कंप्रेस किया हुआ है, तो देखो उसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। एक्सटेंड कर दिया है तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई। तो याद रखना है कि इसका फार्मूला किस पे डिपेंड करता है, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, इलांगेशन, इलांगेशन कहोगे या आप क्या कह सकते हो इसको, कंप्रेशन भी कह सकते हो। ओके।